नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज़ और इस वक्त हम सिविक सेंटर पर मौजूद है, जहां पर ये कंट्रोल रूम पर हम मौजूद हैं। यहां पर जो है आईजी सर और जो आईपीएस जो पुलिस अधीक्षक महोदय है, उनके द्वारा जो है नए कानून के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी। एक कार्यशाला रखा गया था, इस पर जो है पूरी जानकारी दी है और ऐप भी बताया गया है कि आप नए नियमों को, पुलिस के जो नए कानून लाए हैं उसको कैसे जान सकते, कैसे समझ सकते, उसके लिए एक ऐप भी बना है। उस ऐप पर जाके आप इस जानकारी को ले सकते हैं। लेकिन क्या है वो ऐप, इसके लिए आपको पूरी खबर देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि कानून से अब कोई जो है बच नहीं सकता। कानून से संबंधित नई क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं क्या है, ये पूरी जानने के लिए आइए चलते हैं और सुनते हैं। अगर ये खबर आपने पूरे नहीं सुने तो आप रह जाएंगे वंचित, चाहे कोई भी विभागीय व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आमजन हो, चाहे खास जन हो। ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात है नए कानून की जानकारी की। इसलिए आप आइए देखते हैं कि जो आईजी सर ने और एसपी सर ने इस पूरे विषय पर क्या बोले हैं नए कानून को लेकर। आइए कॉन्फ्रेंस हॉल चलते हैं और देखते हैं। इम्प्लीमेंट करें, लेकिन मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि कानून अच्छा और सदुपयोग उसका तभी हो पाएगा जबकि पुलिस जितना जानती है उससे इतर कम से कम थोड़ा बहुत पब्लिक भी कानून की समझ रखे। अगर वो कानून की समझ नहीं रखता है तो फिर उसको डर लगता है कानून से, और जब डरता है तो फिर पुलिस वाला कोई गलत निकल गया या कोई गलत पुलिस कर्म नहीं हुआ तो वो उसको मिसयूज कर लिया जाता है। तो अगर हम थोड़ा बहुत जानकार हो जाते हैं, थोड़ी बहुत अपने अधिकारों के बारे में सजग रहते हैं, थोड़ा बहुत कानून पढ़ के अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हैं। अधिकार और कर्तव्य दोनों जरूरी है। अधिकार ये कि किसी ने गलत किया तो नहीं, ये नहीं है, ये नहीं किया जा सकता, कहाँ लिखा है। और कर्तव्य ये कि कोई दूसरा गलत कर रहा था किसी के प्रति तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं, ये देखे ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, कर्तव्य है। तो उसको देखते हुए कानून के बारे में जो भ्रांतियां रहती हैं, पुलिस को लेके, पुलिस की कार्रवाइयों को लेके जो भ्रांतियां रहती हैं, उन सबको दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और नया कानून है, नए सिरे से लागू किया जा रहा है। तो भारत सरकार के साथ साथ जो इम्प्लीमेंटेशन की इकाइयां हैं, उन सभी का प्रयास है कि पिछला वाला कानून तो 160, 62, 63 साल पहले है, उस पर हमने उतनी सजगता भी नहीं दिखाई। वो हम पे इम्प्लीमेंट करने के दौरान थोपा गया, कैसे लागू किया हो गया, कब होगा, बट वो आ गया था हमारे लाइफ स्टाइल में। जैसे बहुत सारी चीजें, 302, 307, चोरी, दुर्घटना, जो सामान्य मारपीट, तो उसकी धाराएं मोटा मोटा रटी रटाई टाइप की हमारे दिमाग में, हमारी मसल मेमोरी में बैठ गई। तो उसमें हमारा कोई रोल ज्यादा खास था नहीं, हमको वो गिफ्ट मिला था। मतलब पीछे से हम 10 साल के हुए तभी हमको पता है मर्डर किया 302 में जाए। अभी जो है, अभी वो नए सिरे से लागू किया जा रहा है, तो हम सभी लोगों का प्रयास है कि हम उस पर अपनी थोड़ी जानकारी बढ़ाएं। और जो इसका उद्देश्य है नयापन लाने का, नई चीजें लागू करने का, नई आवश्यकताओं के तहत नए कानूनों को बांधने का, उसको गंभीरता से तभी पूरा कर पाएंगे जबकि हम सब लोग इसके बारे में सजग। ऐसा कोई एक सिर्फ डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट करके इसकी उद्देश्यों की सफलता पे क्लेम नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। और आपके मन में वो कानून के प्रति, थानों के प्रति, पुलिस वालों के प्रति वैसा ही डर भी बना रहेगा, या वैसे ही दुर्भावना बनी रहेगी कि नहीं, पुलिस वाले सब दुष्ट होते हैं, पुलिस वाले सब टेढ़ी होते हैं, पुलिस से ना दोस्ती अच्छी है और दुश्मनी तो कतई अच्छी नहीं है। तो ये भ्रांति हटानी है। उसी कारण से ये कानून भी लाए गए हैं। कानून का उद्देश्य भी यही, कानून का उद्देश्य है पारदर्शिता, ऐसी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाना जिसमें सबको सब चीजें पता चल सके। चाहे वो समयबद्धता के कारण लाई जा रही है कि डॉक्टर अगर मेडिकल कर रहा है तो 7 दिन में रिपोर्ट देनी पड़ेगी,
पुलिस को 60 दिवस 90 दिवस में अपना क्राइम का इन्वेस्टिगेशन पूरा करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के दौरान समय समय पे जो आवेदक था उसको सूचना देनी पड़ेगी क्या हुआ। जब चार्जशीट प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसको सूचना देनी पड़ेगी। कॉपी मांगेगा तो उसको कॉपी भी देनी पड़ेगी। एफआईआर की कॉपी दे ही जाती है वो आगे भी देनी पड़ेगी। कोर्ट भी समयबद्ध सुनवाइयां करेगा। जब भी डिसीजन लेना आ जाएगा, सुनवाई पूरी हो जाएगी, डिसीजन भी समयबद्ध देगा। तो वो पारदर्शिता लाने के ये प्रयास किए गए हैं जिसके तहत समयबद्धता के साथ साथ प्रक्रियाओं में, जैसे पुलिस जो भी बयान अब अभी कंपलसरी पूरी तरीके से नहीं किया गया है, 7 साल से ज्यादा की सजा वालों में कंपलसरी किया गया है, लेकिन उससे कम वालों में आपके पास ऑप्शनल दिया हुआ है। लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप रिकॉर्ड करिए। जैसे अभी आप मेरे बयान, आप मेरा एड्रेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल मैं ये नहीं बोल सकता था कि मैं तो नहीं बोला था, ये रहा सर आपने बोला था। वैसा ही पुलिस में भी अब लागू किया जा रहा है कि आप सर्च सीजर, स्टेटमेंट, बाकी सब चीजें भी लिखने से ज्यादा, लिखना है तो लिख लीजिए लेकिन रिकॉर्ड करिए जो भी स्टेटमेंट आप सामने वाले से ले रहे हैं, ताकि पुलिस के कार्रवाइयों पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठे। कोर्ट में हम उसको प्रूव कर सकें कि नहीं इनका बयान यही था, ये देखिए बयान नहीं बदल सकते। अभी वो हमको बयान देता है, वहां जाके कुछ बोल देता है तो कोर्ट हमारे पर भरोसा नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए। हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हमारे ऊपर हमेशा डाउट होना चाहिए। लेकिन अगर हम वही एविडेंस में प्रस्तुत कर दें कि नहीं ये देखिए बयान तो यही था, तब तो करना पड़ेगा। तो वो भी चीजें लाई गई कि आप सर्च सीजर, स्टेटमेंट सब आप रिकॉर्ड करो। तो पारदर्शिता का एक वो एक और एक स्टेप आगे नया एंगल दिया गया है। जैसे पुलिसिया कार्रवाइयों के ऊपर भी विश्वसनीयता न सिर्फ पब्लिक डोमेन में बल्कि कोर्ट में और निर्णय लाने में सफल सिद्ध होंगी और उसका परिणाम सार्थक आएगा। तो कुछ दिनों में पुलिस की कार्रवाइयों को भी जो लोग मिसयूज करते थे उनको जिम्मेदार होना पड़ेगा, क्योंकि उनको वो एविडेंस देने पड़ेगी। और जो लोग अच्छा करते थे, जिनके ऊपर भरोसा नहीं किया जाता था, अच्छा करने के बाद भी उनकी कार्रवाइयों पे सकारात्मक निर्णय लाके उनकी पारदर्शी कार्रवाइयों पे मुहर लगे। तो इसका उद्देश्य था पारदर्शिता लाना पब्लिक के लिए। दूसरा उद्देश्य था कि जल्दी मिले। जल्दी का मैंने बोला ही, टाइम बाउंड किया गया है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि तारीख पे तारीख खींच रहे हैं, पुलिस के पास मतलब पड़ा हुआ है। तो वो चीजें अब सीमित होंगी, रोक लगेंगी, जिम्मेदारी तय होगी, तो जल्दी मिल जाएगा। न्याय हमेशा तभी सफल होता है, न्याय हमेशा तभी अच्छा माना जाता है जब वो समय पर हो। समय से पहले न्याय नहीं होता और उसका प्रभाव भी नहीं आता है। तो दूसरा जो इसका उद्देश्य था कि वो समयबद्ध है। और तीसरा आसान ढंग से, आसान करने के लिए जो भी तरीके सरकार को सही लगते थे या जो भी तरीके आज मौजूद हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से, 0 एफआईआर की आप कहीं पे भी करा दीजिए, EFIR की आप कंप्लेन आप फोन पे भेज दीजिए, हम उसको रजिस्टर करेंगे। ये जरूर है कि आपको आगे 2-3 दिन में साइन 72 घंटों में करना पड़ेगा, बट पुलिस को रजिस्टर तो करना पड़ेगा, मना नहीं कर पाएगी। तो सरल ढंग से भी उसको कितने आसान और सरल बनाया जा सके कि आपको भागना पड़े कि नहीं इस थाने से उस थाने जाओ। तो ये 3 उद्देश्य रखे थे गवर्नमेंट ने, सरकार ने, कि सरल हो, आसान ढंग से उसको न्याय मिल सके, त्वरित मिल सके, जल्दी मिल सके, समयबद्ध मिल सके और पारदर्शी ढंग से मिल सके। क्योंकि हम अपने देश के लोगों के लिए बना रहे हैं, अपने लोगों के लिए बना रहे हैं, जो पीड़ित है उसके लिए बना रहे हैं, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए बना रहे हैं। तो अगर ये तीनों चीजें मिसिंग रहेंगे तो न्याय कभी हो नहीं सकता। उस नजरिए से इसको बनाया गया है। और बाकी जो आप इसको पढ़ेंगे और IPC पढ़ेंगे तो आपको अंतर पता चलेगा। बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, बहुत
सरल ढंग से लिखा हुआ है, सामान्य हिंदी शब्दों जैसा लिखा हुआ है, पहले जैसा क्लिष्ट नहीं लिखा हुआ है। तो धाराओं को पढ़ने में आपको बहुत आसानी से पढ़ ले जाएंगे और सब जगह व्यवस्थित रखा हुआ है। जैसे धारा 3 में जो परिभाषाएं दी हुई हैं वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में दिया हुआ है, आपको ढूंढना नहीं है। आपको ABCD से मतलब आपको जो भी धारा मतलब चीजें परिभाषा ढूंढनी है, आप बी से ढूंढ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ ढूंढना है, जैसे डिक्शनरी में ढूंढते हैं। तो व्यवस्थित है। आपको महिलाओं संबंधी अपराध को प्रायोरिटी में रख के, महिलाओं बच्चों संबंधी अपराध को उसको शुरू में रख के एक जगह पे कर दिया गया। जो चीजें डिफाइन नहीं थी पहले, जैसे अभी बताया कि चेन स्नैचिंग या स्नैचिंग किसी भी प्रकार की पहले डिफाइन नहीं थी, अभी उसको डेफिनेशन बना के उसको अलग से एक अपराध बनाया गया। चोरी में पहले सब चोरी एक जैसी थी, घर में चोरी भी एक, वाहन चोरी की 379, सब चोरियां एक जैसी थी। अभी वाहन चोरी के लिए एकदम अलग से सेपरेट धाराएं हैं। तो ऐसे ही मतलब उसको सरल और स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। तो उसको आप पढ़ेंगे, वो छोटा सा है, आप मुश्किल से BNS पढ़ेंगे तो 3 से 4 घंटे में पूरा BNS आराम से पढ़ लेंगे और बहुत आसान लिखा हुआ है। तो मेरी आप सभी से अपेक्षा है, रिक्वेस्ट भी है, अनुरोध भी है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को जिम्मेदार बनाने के लिए, पुलिस को और जिम्मेदार बनाने के लिए हम लोग सभी से अपील करते हैं, मीडिया से तो खासकर अपील है कि पढ़ें। आप पढ़ेंगे तो हमसे और 4 सवाल, हमसे जो गलतियां होंगी उस पर क्वेश्चन कर पाएंगे, उस पर हमको करेक्ट कर पाएंगे। नहीं पढ़ेंगे तो फिर वैसा ही चलेगा जैसा चलता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वर्कशॉप के माध्यम से जो हम लोग थोड़ा बहुत आपको सेंसिटिव करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें अपनी थोड़ी सहभागिता भी बनाएंगे। आपको बुक्स की जरूरत होगी, हम बुक्स अवेलेबल करा देंगे, आप उसको रखिए और थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, दिन में 1-8 घंटा करके 2-4-10 दिन पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और राजेश सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आप लोगों को इस विषय पे अपना, जो सर के पास बहुत गहरा और डीप नॉलेज है, वो आपको इस पे न सिर्फ एड्रेस करेंगे बल्कि ऐसी सलाह देंगे कि आप लोगों को उससे फायदा भी होगा। थैंक यू जितेंद्र। आज के इस एक दिवसीय कार्यशाला में दुर्ग पुलिस में से यहाँ उपस्थित पुलिस के जितेंद्र शुक्ला जी, एडिशनल SP साहबान, DSP साहबान, CSP साहबान, यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया के बंधुओं, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये कार्यशाला है, आप में से काफ़ी लोग ने जब भी हम मिले हैं तो बोला कि हमारे लिए भी एक कार्यशाला आयोजन की जाए, तो उसका भी एक आज हम सार्थक उसको कर पाए हैं, मुझे इस बात की खुशी है। दूसरा ये है कि आज आपका रोल यहाँ पर एक स्टूडेंट का ज़्यादा है पत्रकार की जगह पर, परंतु ऑफ कोर्स क्योंकि आपका काम भी है पत्रकारिता करना, तो दोनों चीज़ें आज हो जाएंगी। तो अब जो कानून के बारे में जानकारी होना आपको क्यों ज़रूरी है, इस बारे में आज बात करेंगे। दूसरा, ये जो कानून है इसके मेन मुद्दे क्या हैं जिसको आप लोगों को समझना ज़रूरी है एज ए सिटीज़न और एज वेल एज ए पत्रकार। और तीसरा, हम आपसे क्या अपेक्षा करते हैं और जो लोग हैं, जनता है जो आपसे क्या अपेक्षा करती है, उसके बारे में ब्रीफ में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और उसके बाद आप लोगों की कोई अगर इस विषय पर सवाल होंगे तो उसको भी हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कानून नए हैं तो हमारे लिए भी उतने ही नए हैं जितने कि आप लोगों के लिए हैं, परंतु क्योंकि हम इस फील्ड में काम करते हैं तो पिछले 3-4 महीने से हम लोग इसको लगातार इनको अध्ययन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में इसमें जो भी कमियां आएंगी या दिखेंगी
तो हमारा उद्देश्य और आप सबका भी यही उद्देश्य हम चाहेंगे होगा कि उसको सुधार कैसे करें ताकि जो है कानूनों की जो मंशा है उसको पूरा कर सकें। तो सबसे पहले ये जो कानून हैं इनके जो 3 कानून जैसे अभी एडिशनल एसपी साहब और एसपी साहब ने बताया, इनका मूल उद्देश्य है दंड से न्याय की ओर बढ़ना। बेसिकली इसमें जो भारतीय न्याय संहिता है, मेरे ख्याल से बैठ जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा। तो भारतीय न्याय संहिता जो है ये बेसिकली भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस करके रखा गया है। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2024 से तीनों कानूनों का है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो 1 जुलाई 2024 से पहले जो जितने भी अपराध घटित हुए हैं, क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, इसलिए इसमें प्रावधान ये है कि वो वैसे ही इन्वेस्टिगेट होंगे और वैसे ही कोर्ट में चलेंगे जैसे पुराने प्रावधान थे। क्योंकि ये क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल रहता है कि जब कोई घटना घटित होती है उस समय जो कानून लागू होता है, तो किसी भी व्यक्ति को जिसको कि हम कोर्ट में ट्रायल कर रहे हैं उसको उसी कानून के अनुरूप ही सजा दी जाए। तो अगर उस डेट में कोई कानून परिभाषित नहीं था, जो जिस डेट में ऑफेंस हुआ, जिस डेट में ऑफेंस हुआ है उस डेट में कानून जो परिभाषा है उसको उसी अपराध के अंतर्गत ही सजा मिल सकती है। तो बाद में नया कानून बनने के बाद उसको पुराने कानून के हिसाब से ही सजा मिलेगी। तो इसलिए आप मान के चलिए कि जो पहले अपराध घटित हो चुके हैं 1 जुलाई से पहले और जिसमें FIR और कोर्ट का कार्रवाई चल रही है, वो पुराने कानून के हिसाब से ही चलेगी। परंतु 1 जुलाई के बाद जो भी अपराध घटित हो रहे हैं उसमें ये सारे हमारे जो एक्ट हैं वो लागू होंगे। तो आपको कई बार FIR में देखने में मिलेगा कि अभी भी कुछ IPC की धाराएं लगी मिलेंगी आपको। तो उसमें बहुत लोग कंफ्यूज भी हो सकता हो कि ऐसा क्यों, पुरानी धारा में क्यों किया गया। तो डेट ऑफ ऑफेंस से वो चीज़ परिभाषित होती है। दूसरा, ये भारतीय न्याय संहिता में जो कई प्रावधान नए किए गए हैं जिसमें कि महिलाओं और बच्चों के संबंधी अपराध को प्राथमिकता देते हुए उसमें सज़ा भी बढ़ाई गई है। एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो ऐड किया गया है उसका सेक्शन 69 उसको बोलते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति, जैसे अभी भी बहुत सारे हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, FIRs भी होती हैं जिसमें कि शादी का झांसा देकर हम कहते हैं कि बलात्कार करना, तो उसमें इस चीज़ को बलात्कार की परिभाषा से अलग किया गया है जिसमें कि सहमति हो शादी का झांसा देकर, लेकिन उसमें कुछ कुछ क्लॉज हैं जिसके अंतर्गत वो शर्तें पूरी होंगी तभी वो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। जैसे कि कोई उसको नौकरी दिलाने के नाम पर फंसाया गया हो या शादी का झांसा दिया गया हो या एक दो अन्य और चीज़ें हैं, तो उसकी परिभाषा में वो चीज़ें आएंगी जो पहले के कोई भी ऐसा सेक्शन IPC में नहीं था। उसी प्रकार जैसे अभी स्नैचिंग का बताया, जो मेन 2-3 सेक्शन जो गंभीर अपराधों के लिए ऐड हुए हैं, इसमें एक है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध जिसको बोलते हैं। पहले ये परिभाषित नहीं था। अब इसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को घटित करते हैं या किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग के रूप में काम करते हैं, क्राइम सिंडिकेट के रूप में काम करते हैं, तो उनके लिए कड़े प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की परिभाषा ये है कि जिसके खिलाफ 2 चार्जशीटें दाखिल हो चुकी हों न्यायालय में और न्यायालय ने उनका संज्ञान ले लिया। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ना सिर्फ अपराध घटित करेगा तभी सज़ा का हकदार होगा, बल्कि उस क्राइम सिंडिकेट का मेंबर होना भी अपने आप में ऑफेंस है। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अटैच की जा सकेंगी और कई प्रावधान इसमें कड़े किए गए हैं। दूसरा है इसमें टेररिस्ट एक्ट, जैसे बताया पहले टेररिस्ट एक्ट कहीं भी परिभाषित नहीं था, तो उसको नॉर्मल IPC ऑफेंसेस में ही लिया जाता था, तो इसमें अब इसकी प्रावधान किए गए हैं। और भी कई चेंजेस हैं भारतीय न्याय संहिता में जो भारतीय दंड संहिता से डिफरेंट है। दूसरा है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि पुलिस विभाग की प्रोसीजर और कोर्ट की प्रोसीजर को डिफाइन करता है कि कोर्ट में जब पुलिस कोई भी कार्रवाई करेगी तो कैसे करेगी। इसमें काफ़ी चेंजेस हैं जो कि पुलिस को अकाउंटेबल बनाते हैं, जो पहले के कानून में नहीं थी चीज़ें। हालांकि समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में काफ़ी निर्णय दिए हैं, परंतु अभी बहुत सारी चीज़ें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ही प्रावधानित कर दी गई हैं जो कि पुलिस ऑफिसर्स को ड्यूटी बाउंड करती हैं चीज़ें करने के लिए। तो मेरा आप लोगों से ये आग्रह रहेगा कि एज ए 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, जो वॉच डॉग होता है हमारा मीडिया,
आप लोग इस प्रोसीजर्स को अच्छे से पढ़ें कि पुलिस कहाँ इन प्रोसीजर्स का वायलेशन करती है। ठीक है, देखिए दो चीज़ होती है, कानून की ज्ञान ना होना, ठीक है, और जानबूझ के वायलेशन करना। तो ज्ञान ना होना में हम लोग फिर भी उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं कि इंटेंशन ठीक थी लेकिन ज्ञान ना होने के कारण कुछ गलतियां हुई। परंतु अगर कोई जानबूझ के अगर वायलेशन प्रोसीजर का करता है तो उसके लिए कानून में भी प्रावधान है और विभागीय रूप से भी कार्रवाई करने के हम लोग प्रावधान रहते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये आग्रह रहेगा कि इन वायलेशंस का आप लोग ध्यान रखें। जो जनता के लिए जो सहूलियत बनाने के लिए कि न्याय सहूलियत से मिले, उसके लिए दो जो मेन मुद्दे हैं, जो दो मेन प्रोविजंस हैं जो सबको अफेक्ट करेंगी आने वाले समय में। एक है उसमें ज़ीरो एफआईआर और एक है उसमें ई एफआईआर का कॉन्सेप्ट। आज की डेट में कोई व्यक्ति है, उसको थाने का नहीं पता कि किस थाने में उसको जाना है। तो अगर वो किसी थाने में जाता है और उसको वहाँ से ये कह के बोल दिया जाता है कि नहीं हमारे यहाँ कद नहीं है, आप वहाँ फलाने थाने जाओ। ठीक है, देखिए उसमें प्रैक्टिकल चीज़ भी है। अगर थाना पास में ही है दूसरा, ठीक है, तो वहाँ जाने में नॉर्मली किसी को दिक्कत नहीं होती है। परंतु कई बार घटना स्थल की परिभाषा सही ना होने से या जानबूझ के अपनी ड्यूटी को टालने के लिए कई बार पुलिस हमारे अधिकारी कर्मचारियों द्वारा इस चीज़ को किया जाता है कि हमारे थाने का वो नहीं है। तो उसमें कंडीशन में ज़ीरो एफआईआर करने का प्रावधान है कि आप अगर जिस थाने में गए वहाँ पे उस थाना प्रभारी की, उस थाने के स्टाफ की जिम्मेदारी है उसमें एफआईआर करना। और अगर उसके बाद किसी और जगह का अपराध बनता है तो उस थाने को वो एफआईआर ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये प्रावधान पहले कानून में परिभाषित नहीं था, अभी हो गया है। हालांकि पहले कोर्ट्स में इस बारे में बोला गया था, परंतु अभी अगर कोई नहीं करेगा तो ये सिंपली कानून का वायलेशन होगा। दूसरा है ई एफआईआर का प्रावधान, जिसमें कि आप घर से बैठे भी आप एफआईआर लिखवा सकते हैं। परंतु क्योंकि इसका मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि लोग किसी के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट दे देंगे कि हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं बनेगी कोई। तो इसके लिए ये है कि आप 3 दिन के अंदर थाने में जाके एफआईआर उसको साइन करना पड़ेगा आपको। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ कहाँ उपयोगी होगा ये। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं बाहर है शहर से और उसके घर में मान लीजिए चोरी हो गई, तो अभी आज की डेट में उसको एफआईआर लिखाने के लिए बाहर से इमीडिएटली आना पड़ता है। कोई पड़ोसी के ना किसी के कहने पे एफआईआर नॉर्मली नहीं होती है, क्योंकि जो विक्टिम है वही एफआईआर कराता है। तो वो ई एफआईआर करवा सकता है और पुलिस घटनास्थल पर जाके उसको सुरक्षित कर सकेगी, कुछ एविडेंस कलेक्ट करना चाहे वो भी कर सकेगी, और 3 दिन के अंदर वो व्यक्ति आके थाने में अपनी एफआईआर साइन कर देगा। तो वो कानूनी प्रक्रिया उसकी फॉर्मलाइज हो जाएगी। क्योंकि बहुत लोग इसका मिसयूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये 3 दिन वाला प्रावधान इसमें रखा गया है। जैसे अभी एसपी साहब ने बताया, एफआईआर की कॉपी विक्टिम को देना ये कंपलसरी इसमें कर दिया गया है। हालांकि पहले भी ये प्रावधान था, परंतु इसमें अभी स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। तो अगर कोई एफआईआर की कॉपी विक्टिम को नहीं मिलती है तो उस पर पुलिसकर्मी की वो लापरवाही मानी जाएगी। साथ ही एक जो प्रावधान इसमें किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोग्रेस है, अभी आज की डेट में अगर कोई एफआईआर कराता है तो उसको नहीं पता चलता कि आगे क्या हुआ, कि फाइनली वो किसी के लिंक से अप्रोच से पूछ ले तो पूछ ले, अदरवाइज डायरेक्टली उसका कोई अधिकार नहीं आज की डेट में है। मतलब 1 जुलाई से पहले था कि एफआईआर उसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस उसको पता चले, परंतु इस कानून में 90 दिन के बाद, एफआईआर होने के 90 दिन के बाद उसको पूरी इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस पुलिस को बतानी पड़ेगी। इवन चार्जशीट की कॉपी भी उसको दी जाएगी। तो ये विक्टिम को देखते हुए कि उसको पता चलेगा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन किस हद तक सही हुई है या नहीं हुई, वो उस चीज़ को देख सकेंगे। टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए इन कानूनों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का यूज़ हो। जो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 530 है, अगर इसको आप पढ़ेंगे तो उसमें यह प्रावधान है कि फ्यूचर में टोटली पेपरलेस जो है सारी प्रोसीजर हो। वो ट्रायल से लेके अपील वगैरह, इन्वेस्टिगेशन, सारी चीज़ें मैक्सिमम जितनी पेपरलेस हो सकें उसके बारे में उसमें प्रावधान है। जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में बयान होने, गवाहियाँ होनी, अक्यूज्ड को पेश करना, अभी आज की डेट में भी प्रावधान है कुछ कुछ, परंतु कानून में डायरेक्ट प्रावधान ना होने के कारण उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट्स की या हमारे जेल प्रशासन की या इवन पुलिस की उसमें नहीं बनती है। तो धीरे धीरे इसमें गवर्नमेंट को
और हमारे प्रशासन को इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा धीरे धीरे, ताकि मैक्सिमम केसेस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से किए जा सकें। तो इसमें भी विक्टिम को न्याय मिलने की ज़्यादा चांसेस हैं जल्दी मिलने के। तो जैसा भी एसपी साहब ने भी बताया कि इस नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो टाइम लाइन्स डिफाइन की गई हैं हर एक स्टेप पे, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे डॉक्टर की रिपोर्ट हो, चाहे वो न्यायालय में चार्ज फ्रेमिंग स्टेज हो, चाहे वो बहस का मुद्दा हो, जजमेंट देने का हो, हर के लिए टाइम फिक्स किया गया है। तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो जैसे पहले बहुत न्याय मिलने में देरी होती है, जैसे बोलते हैं जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, तो वो चीज़ से अभी मुक्ति मिलने के चांसेस हैं इन कानूनों के इम्प्लीमेंट होने के बाद। तो ये भी एक अच्छा इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे। साक्ष्य अधिनियम जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट कुछ ऐसी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं जो कि पुलिस के लिए भी अच्छी रहेंगी और कोर्ट्स के लिए भी अच्छी रहेंगी। उसका ये है कि आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसकी जो एडमिसिबिलिटी होती है, वो एडमिसिबिलिटी इसमें कैसे की जानी है उसको सरल किया गया है और उसको प्रावधानित किया गया कि कौन कौन से रिकॉर्ड कैसे उसमें एडमिसिबल होंगे। तो पहले कोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबल कराने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे वो चीज़ें सरल हो जाएंगी और न्याय मिलने में इसमें लोगों को आसानी होगी। तो मैं इन कानूनों के बारे में ब्रीफ में तो यही था। बाकी हमारे कुछ लोगों के सुझाव थे, हमारे कुछ साथियों के, कि इसके बारे में हम डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2-3 दिन जो मेन हमारे सेक्शंस हैं, पहले क्या था और अभी क्या है, इसके बारे में हम कुछ नोट दे सकते हैं ताकि आप लोग उसको खुद भी पढ़ सकेंगे और जनता तक भी वो पहुंचा सकेंगे। तो उसका हम लोग प्रयास करेंगे उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने का, कि हमारी तरफ से एक संक्षिप्त आर्टिकल टाइप का उसमें बन जाए कि क्या प्रावधान पहले थे और नया क्या है, कैसे क्या चेंज हुआ है। धीरे धीरे एक 2-2 आर्टिकल डेली टाइप के हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पढ़ने के लिए सिर्फ इतनी मोटी बुक है ही तो वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। साथ ही हम उसमें साइबर क्राइम से कैसे बचना है उसके बारे में भी आर्टिकल्स भेजना आप लोगों को शुरू करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी जनता के फ़ायदे के लिए ये कानून बने हैं और जो भी प्रावधान बनाए गए हैं उसको आप लोगों के माध्यम से पब्लिक तक भी पहुंच जाएंगे और आप लोग खुद भी इसको पढ़ के एक वॉच डॉग की तरह काम करेंगे। और एक हमारी जो मंशा सिस्टम सुधारने की रहेगी, तो इसमें हम लोग पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक दोनों हैं उसको हम लोग पूरा सही तरीके से एक्सेप्ट करेंगे और जो जहाँ सुधार होने की गुंजाइश है वो ज़रूर करेंगे। तो आप लोग आज यहाँ पर आए और एसपी साहब ने यहाँ पर ये प्रोग्राम आयोजित किया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और अभी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग अवसर को थैंक यू। आपने ऑर्डर जारी किया है तो वो EFIR के लिए सभी थानों की ईमेल आईडी सभी थानों की ईमेल आईडी जारी की गई है और थानों की ईमेल आईडी के साथ साथ थानों के फ़ोन नंबर जारी किए गए हैं जिनमें आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। साथ ही साथ कंट्रोल रूम का जो ईमेल आईडी है और कंट्रोल रूम का जो नंबर है उसको भी जारी किया गया है कि अगर आप थाने पे नहीं लग रहा है तो आप कंट्रोल रूम जो पुलिस कंट्रोल रूम है तो उसका ईमेल आईडी दे दो। इसका ना मैं अभी शेयर कर दूंगा आप लोगों ऑर्डर को, शेयर कर फिर से अभी उसका पूरे थानों की ईमेल आईडी और कंट्रोल रूम को भी हम लोग आपको शेयर कर दे रहे हैं, उस ग्रुप में डाल देंगे तो वो पूरा सभी को आप लोग भी प्रचारित कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उस पर मेल भी कर सकते हैं और उन नंबर से आप अपनी शिकायत व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सर दुर्ग पुलिस इसमें एक पॉइंट और था मेरा, आप लोग प्ले स्टोर पे जाके एनसीआरबी संकलन ऐसा टाइप करेंगे तो वहाँ पे एक ऐप आएगी। उस ऐप में ये तीनों कानूनों के सारे सेक्शंस उसमें आपको सर्च करने से मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। हाँ इंग्लिश में है, लेकिन तो उसको आप लोग रेफ़र करना चाहें जब भी कर सकते हैं। उसका हिंदी वर्जन अभी नहीं आया है, हिंदी वर्जन आ जाएगा तो वो भी हम शेयर कर देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एनसीआरटी संकलन एक रेडी रेफरेंस, आप कभी भी उसको देखना चाहें पढ़ना चाहें, क्योंकि बुक हर जगह उठा के लेके आना संभव नहीं होता, उसको आप लोग कर सकते हैं। 72 घंटे का जो किसी कारण से बाहर है, मतलब कहाँ है पता नहीं, फॉरेन में होगा, यदि नहीं आ सका तो उसको किस रूप में ट्रीट करेंगे?
वो किसी कारण से नहीं। एज ए कंप्लेन जैसी वो पड़ी रहेगी, वो एफआईआर नहीं मानी जब वो आएंगे तब मानेंगे। तब फिर उनसे फिर हम फ्रेश मतलब कंप्लेन लेके एफआईआर करेंगे। अगर आप 72 घंटे में आके साइन नहीं किए तो जैसी कंप्लेन अभी आप फाइल कर देते हो तो हम कंप्लेन जैसे उसको ट्रीट करके हम अपने पास ही रखेंगे। तो उसको पुलिस कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अगर ऐसा लगेगा कि आपके आए बिना ऐसा कुछ संवेदनशील या कुछ दिख रहा है तो होगी, और अगर नहीं आए तो जैसे कुछ मुद्दे होते हैं जिनमें शासन पक्षकार बनता है, जैसे आर्म्स एक्ट है, हत्या हो गई, या बाकी ऐसा कोई संवेदनशील मुद्दा है जिसपे शासन की तरफ से भी कंप्लेन हम पुलिस की तरफ से लेते हैं कि पुलिस वाला एक कंप्लेनेंट बनता है और शासन की तरफ से करते हैं। तो ऐसे कुछ संवेदनशील मुद्दे होंगे जिसमें हमको कंटेंट दिखा तो और जांच में पाया गया कि 3 दिन में कि ऐसा कुछ है तो हम शासन की तरफ से एफआईआर उस पर लॉन्च करेंगे, और अगर ऐसा कुछ नहीं दिखता है तो फिर कार्रवाई भी होना मुश्किल है। यदि कोई अंडरटेकिंग देखे कि मैं बाहर हूँ, मैंने मेल किया अपना, आना पड़ेगा ही 3 दिन में, इसलिए नहीं, उसको इसमें एक्चुअली ये है वो किसी को मैं appoint कर रहा घटना हूँ, किस मेरा टाइप भाई की आ है, सकता है या पड़ोसी आ सकता घटना किस टाइप की है वो उस पर उसमें डिपेंड करता है। कोई तो प्रॉब्लम नहीं, नहीं। डेफिनेटली आज की डेट में भी देखिए अपराध कोई भी घटित होता है तो एफआईआर उसमें कोई भी करा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं रहता कि एफआईआर जिसके साथ घटना घटित हुई है वही कराएगा, उसका पड़ोसी भी करा सकता है, उसके रिश्तेदार भी करा सकते हैं एफआईआर। तो नॉर्मली क्या होता है कि किसी के लिए कोई जिम्मेदारी देने को तैयार नहीं होता रिपोर्ट कराने के लिए, तो इसमें अगर पड़ोसी कराना चाहे तो करा सकते हैं। जैसे चोरी में ही है, मान लीजिए चोरी हो जाती है तो पड़ोसी अगर एफआईआर करा रहा है तो हम उसके एफआईआर लेते हैं, लेकिन एफआईआर में वो डिटेल तो नहीं दे पाएगा ना कि क्या चोरी हुई, कितनी चोरी हुई, क्या क्या सामान गया, वो तो उसको पता नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी